रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है रिच डैड पुअर डैड, काफी मशहूर है। आज हम इसके आइडियाज पर आधारित एक हिंदी सारांश को देख रहे हैं और इसी के जो मुख्य बिंदु हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कहानी शुरू होती है दो पिताओं से। बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक है गरीब पिता, पढ़े लिखे पर पैसों की तंगी, और दूसरे अमीर पिता, कम पढ़े लिखे पर आर्थिक रूप से बहुत सफल। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, और यहीं से वो मूल विचार निकलता है जिस पे ये सारांश फोकस करता है कि सिर्फ पैसे के लिए खटना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लगता है सारांश का जोर इसी फर्क को समझाने पर है। हाँ, तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो शायद सबसे ज्यादा डिस्कस होता है, एसेट और लायबिलिटी। सारांश तो सीधा कहता है एसेट वो जो जेब में पैसा डाले, हाँ, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो या कोई इन्वेस्टमेंट। और लायबिलिटी वो जो पैसा निकाले, जैसे कार का लोन। बिल्कुल। सुनने में आसान लगता है पर असल में ये सोच का बड़ा बदलाव है। सारांश यही इशारा करता है कि अमीर लोग एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि कई बार हम मिडिल क्लास लोग अनजाने में लायबिलिटीज को ही एसेट समझ लेते हैं। हाँ, जैसे अपना घर, बड़ा घर ले लिया, लगता है एसेट है, पर अगर उसका लोन और मेंटेनेंस जेब से पैसा निकाल रहा है तो कियोसाकी के हिसाब से वो एक लायबिलिटी हुई। सही बात है। ये नजरिया बिल्कुल अलग है पारंपरिक सोच से। जी। अच्छा, और इसी से जुड़ा अगला मुद्दा है फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय साक्षरता की जरूरत। जाहिर है स्कूल में तो ये सब सिखाते नहीं हैं। नहीं सिखाते। सारांश भी यही कहता है कि टैक्स कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, कैश फ्लो मतलब पैसे का आना जाना कैसे संभाले, ये सब खुद ही सीखना पड़ता है। और सिर्फ एक सैलरी पर टिके रहने वो तो आजकल वैसे भी रिस्की है। बिल्कुल। इसीलिए सारांश जोर देता है कि आय के कई स्रोत बनाने चाहिए, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। जैसे निवेश से कमाई हो, कोई साइड बिजनेस हो, या फिर पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए आपको लगातार खटना ना पड़े। एक बार सिस्टम बना दिया फिर वो पैसा लाता रहे। अच्छा, ये तो हुई प्रैक्टिकल बातें, पर एक और एंगल है जिसका जिक्र है सारांश में, हमारी भावनाएं, डर और लालच। हाँ, ये बहुत अहम है। डर की वजह से हम सेफ जॉब नहीं छोड़ पाते, भले ही उसमें कोई ग्रोथ ना हो। और लालच वो फिजूल खर्ची करवाता है। हाँ, या फिर बिना सोचे समझे रिस्क लेने पर मजबूर करता है। सारांश कहता है कि इन भावनाओं को बैलेंस करना जरूरी है, और वो बैलेंस आता है ज्ञान से मतलब फाइनेंशियल नॉलेज से। बिल्कुल। जब आप समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप डर के कारण अच्छे मौके छोड़ने से बचते हैं, और लालच में आकर गलत फैसले लेने से भी। और ज्ञान पाने का एक तरीका सारांश में और बताया है कि सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब नौकरी चुनें, खासकर शुरू में, तो सिर्फ सैलरी ना देखें, ये देखें कि आप वहां क्या सीखेंगे, कौन सी स्किल्स मिलेंगी। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लोगों को मैनेज करना। ये स्किल्स आगे जाकर बहुत काम आती हैं, अपना बिजनेस शुरू करने में या बेहतर इन्वेस्टमेंट करने में। ये आपको पैसा कमाने के बजाय पैसे को मैनेज करना सिखाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को जो सारांश पर आधारित थी समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकली? पहला, एसेट और लायबिलिटी का फर्क ठीक से समझना। जी हाँ। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना, खुद को सिखाना। बिल्कुल। तीसरा, आय के कई स्रोत बनाना जरूरी है। चौथा, डर और लालच को पहचानना और उन्हें ज्ञान से काबू में रखना। और पांचवा, हमेशा सीखते रहना, नई स्किल्स। एकदम सही। ये सारे पॉइंट्स एक ही तरफ इशारा करते हैं। पैसा कमाना एक बात है, उसे संभालना और बढ़ाना वो ज्यादा जरूरी स्किल है। सारांश का निचोड़ यही लगता है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब है जब आपके एसेट्स इतनी इनकम दे कि आपके खर्चे आराम से निकल जाएं और आपको उसके लिए लगातार खटना ना पड़े। अब इन सब पर सोचने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर किसी को आज ही शुरुआत करनी हो इस सोच के साथ, तो वो पहला सबसे ठोस कदम क्या हो सकता है? ऐसा कदम जो शायद सारांश में सीधे सीधे ना लिखा हो, पर इन सब बातों की नींव रखता हो।